गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स में हम कर रहे थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था पिछली वीडियो में कि द्वंद्वात्मक क्या है और भौतिकवाद क्या है, और इसके साथ ही आज हम यानी कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि हीगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिर के बल खड़ा था और कार्ल मार्क्स ने इसे यानी सीधा पैरों के बल खड़ा किया है। जैसे इसमें मार्क्स हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को गेहूं के दाने के दृष्टांत से समझाया। इसका एग्जांपल दिया गेहूं का दाना का दृष्टांत, यानी वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को वाद प्रतिवाद और संवाद, यानी गेहूं का दाना क्या है, वाद है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भूमि में बो देने के पश्चात उसमें क्या है, भूमि की उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू होती है, तो वो हमारी क्या है, प्रतिवाद की स्थिति। और क्या है, बीज का गलकर नष्ट होना, और क्या है, पौधे का उगना और उस पर बाली का आना, सूखकर नष्ट हो जाना, ये क्या स्थिति है, यानी हमारी संवाद की स्थिति। और इसी को ही हम यानी संवाद के माध्यम से यानी आर्थिक दृष्टिकोण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी यानी अर्थ पर आधारित है। यानी क्या है, हम कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को आर्थिक जीवन की जो अवस्थाएं हैं उनको हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे पूंजीवाद या व्यक्तिगत, यानी हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति एक ही बात है। ये स्थिति क्या है, वाद है। और समाज शक्तिशाली है, सर्वहारा वर्ग, यानी क्या है, समाज शक्तिशाली और यानी शक्तिशाली को हम पूंजीपति कह सकते हैं, और सर्वहारा वर्ग और श्रमिक वर्ग यानी शोषक और शोषित दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार दोनों वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या है, पूंजीपति व श्रमिक, श्रमिक को हम सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति को हम व्यक्तिगत संपत्ति द्वारा समझ सकते हैं। तो क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति यानी क्या है, समाज की यानी आर्थिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो क्या है, वाद है। और क्या है, उसके पश्चात व्यक्तिगत संपत्ति में यानी क्या है, उसके प्रतिवाद स्वरूप पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग यानी पूंजीपति और श्रमिक के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा अपने हितों के लिए। तो वो अवस्था क्या है, प्रतिवाद है। और दोनों अवस्थाओं में पूंजीपति और क्या है, श्रमिक यानी सर्वहारा वर्ग में यानी संघर्ष के पश्चात यानी पूंजीपति जो संख्या में कम है और क्या है, यानी समाज श्रमिक वर्ग पूंजीपति का अंत और सर्वहारा वर्ग की यानी श्रमिक वर्ग की विजय की संभावना व्यक्त की यानी समाज में हम क्या कहेंगे, यानी साम्यवाद की स्थिति आ जाएगी। फिर हम आगे करेंगे, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, हीगल से ग्रहण की है। और क्या है, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक हीगल के दर्शन से बहुत अधिक भिन्न है। यानी मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, द्वंद्ववादी दर्शन है, हीगल के द्वंद्वात्मक से बिल्कुल पृथक है। जैसा कि यानी मार्क्स ने भी कहा है कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है परंतु वह उसके बिल्कुल विपरीत है। कैसे, मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक तर्क को अपने सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया है। तो क्या है, इसी लाइन को लेकर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यानी जो कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति है
मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन को सिर के बल यानी उल्टा सिर के बल खड़ा पाया और मैंने यानी कार्ल मार्क्स ने और मैंने इसे सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया है। इस प्रकार किसी परिभाषा को लेकर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही करना है, द्वंद्वात्मक दर्शन। तो क्या है, हीगल और मार्क्स के द्वंद्व में हम प्रमुख अंतर यानी इसको शो करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक दर्शन में क्या अंतर है, यानी हीगल का द्वंद्वात्मक दर्शन है जो विश्व आत्मा से संबंधित है और वो क्या है, आत्मा और प्रकृति में विश्वास करता है। यानी क्या है, हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी था। यानी एक तरफ हम ये देख सकते हैं कि हीगल एक आदर्शवादी था, यानी वो क्या है, विश्व आत्मा में विश्वास करता था। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो क्या है, यानी भौतिकवाद पर आधारित है और हीगल की दृष्टि से इतिहास विश्व आत्मा की कृत्रिम अभिव्यक्ति है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक आदर्शवादी दर्शन है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्व आत्मा सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया, उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता स्वीकार की, क्योंकि वह न केवल प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक ज्ञान है वरन क्या है, शाश्वत रूप भी है। इस संबंध में मार्क्स का कहना है कि आत्मा का अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकते और इसलिए हमारे लिए उसका होना जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त यानी जैसे मिट्टी, पत्थर, हड्डी, मांस आदि हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं तो हमारे लिए सर्वथा सत्य है। तो क्या है, यानी हीगल की कार्ल मार्क्स के हीगल का दर्शन और कार्ल मार्क्स के दर्शन में इतनी भिन्नता है कि हीगल क्या था, एक आदर्शवादी था, जबकि कार्ल मार्क्स क्या था, वास्तविकता और विशुद्ध विज्ञान पर बल देते थे। हीगल ने विश्व आत्मा के दर्शन को महत्व दिया और उन्होंने क्या कहा, जो आत्मा है वो सर्वत्र व्यापक है, किंतु कार्ल मार्क्स ने यानी जैसे जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है भौतिकता पर महत्व दिया, जैसे लकड़ी, पत्थर, हड्डी, मांस जो भी है, यानी भौतिक पदार्थ जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि हीगल की जो विश्व आत्मा का सिद्धांत है, यानी आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसे हम प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते। ये प्रमुख अंतर था दोनों में, यानी एक ने हीगल आदर्शवादी था और क्या है, कार्ल मार्क्स क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में हमारे सामने उभर कर आए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे दर्शन में वास्तविकता नहीं हो सकती जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख ना सके। इस प्रकार मार्क्स के विपरीत भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार बनाया और हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं आत्मा के विकार उनसे उत्पन्न है, परंतु मार्क्स के मत में जिसे हम आत्मा या मस्तिष्क कहते हैं वह उसी प्रकार भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तुएं हैं, जैसे घड़ी और घड़ी के पुर्जे निश्चित क्रम में संयुक्त कर देने से उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या है, उन्होंने घड़ी के पुर्जों का एग्जाम्पल देकर कहा कि घड़ी और उसके पुर्जे एकत्रित करने पर क्या है, उसमें गति आ जाती है। इस प्रकार यानी क्या है, हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक दर्शन में अंतर है, वो आदर्शवाद पर आधारित है और ये कार्ल मार्क्स का क्या है, भौतिकवाद पर आधारित है। तो इतना समझने के पश्चात अब कुछ विशेषताएं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की हमारे सामने उभर कर आती है, वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की विशेषताएं। यानी अब इतना अध्ययन करने के पश्चात हम विशेषताएं यानी हम इसमें कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो अर्थ पर आधारित है। उसका कहना है कि मनुष्य के जीवन पर आर्थिक परिस्थितियों का कहीं न कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है।
होती है। जिस प्रकार वाद प्रतिवाद और संवाद, जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर संबंधित है, परस्पर निर्भर है और क्या है, इसके लिए किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। यानी उन्होंने पहली विशेषता में ये कहा कि विश्व एक समग्र इकाई है और ये एक दूसरे से संबंधित है, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित है और क्या है, इसमें यानी हम हमारे द्वारा किसी वस्तुओं को, यानी अगर हमें किसी वस्तु या किसी के बारे में जानना है तो वो दूसरी वस्तुओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। यानी प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है और उनमें क्या है, अंतर विरोध पाया जाता है। जैसे उन्होंने गेहूं के दाने या समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से समझाया है। तो इस प्रकार इसकी दूसरी विशेषता है, द्वंद्वात्मक के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति अस्थिर, निरंतरता होती है, वह गतिशील है। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रकृति अस्थिर है, यानी उसमें यानी उठाव पड़ाव आता रहता है और क्या है, निरंतरता बनी रहती है, साथ में भी वो गतिशील है यानी चलायमान है। प्रकृति के अंदर क्या है, सदैव कुछ नई चीजें उत्पन्न और विकसित होती रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकृति अस्थिर कैसे है, कुछ यानी नई चीजें उत्पन्न होती रहती है, पुरानी चीजें नष्ट होती जाती है। और अतः हमारे विश्व तथा प्रकृति को समझने के लिए गतिशीलता को समझना ध्यान यानी आवश्यक है। तो कार्ल मार्क्स ने गतिशीलता को महत्वपूर्ण माना है। यानी उसने क्या कहा, संपूर्ण विश्व को समझने के लिए हमें गतिशीलता को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वस्तु क्या है, चलायमान है और गतिशील है। इसके साथ ही हम तीसरा पॉइंट करेंगे, द्वंद्वात्मक के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। यानी तीसरा हमारा पॉइंट ये बनता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का यानी विकास की प्रक्रिया और परिवर्तन क्या है, सरल नहीं है। और इसके साथ ही वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ते बल्कि उनमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया सरल नहीं है और उनमें सदैव क्या है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इस प्रकार यानी हमने कहा कि विशेषताएं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विश्व एक समग्र इकाई है, संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है, प्रत्येक घटना दूसरी घटना के यानी दूसरी घटना से जुड़ी हुई है, एक घटना यानी एक दूसरे का परिणाम है, एक इकाई और यानी समस्त इकाइयां परस्पर आपस में संबंधित है, एक दूसरे का संबंध है। और क्या है, प्रकृति में कुछ पुरानी चीजें नष्ट होती जाती है और नई चीजें उत्पन्न होती जाती है और उनमें निरंतर क्या है, गतिशीलता बनी रहती है। और विकास की प्रक्रिया उन्होंने क्या कहा, सरल नहीं है और इनमें निरंतर गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। और गुणात्मक परिवर्तन भी धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं। यानी कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि गुणात्मक जो परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता से होते हैं। इस प्रकार यानी गुणात्मक परिवर्तन तो होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता से होते हैं। और साथ ही क्या है, इसमें हम ऐड कर देंगे शीघ्रता से अचानक होते हैं। तो ये दो चीज याद रखेंगे, एक तो गुणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन भी धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता से और अचानक होते हैं। और संपूर्ण की क्या प्रकृति क्या है, गतिशील है। इसके साथ ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति जगत के आर्थिक तत्वों की व्याख्या करता है, पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। यानी क्या है, उसमें यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में उसने आर्थिक प्रकृति को ध्यान में लिया और उसने क्या है, पदार्थ
माध्यम से समझाया। और दूसरा क्या है, इनको करते हुए हमने क्या हीगल से तुलना की, यानी हीगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उसने क्या है सिर के बल खड़ा पाया, यानी उसके हीगल का जो द्वंद्वात्मक दर्शन था आदर्शवादिता पर आधारित था, और मार्क्स ने इसे पैरों के बल खड़ा पाया, यानी क्या है वैज्ञानिक बनाया, पदार्थ को महत्व दिया। और क्या है इसके साथ ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बढ़कर हमारे सामने आई। क्या है, संपूर्ण विश्व क्या है एक इकाई है, एक दूसरे से प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से परस्पर संबंधित है। और क्या है प्रकृति क्या है कुछ चीजें नष्ट होती रहती है और नई चीजें यानी उसमें उत्पन्न होती रहती है, यानी निरंतर चलायमान है, उसमें गतिशीलता बनी रहती है। और विकास की प्रक्रिया क्या है सरल नहीं है, उसमें सदैव क्या होते हैं गुणात्मक परिवर्तन ही होते रहते हैं। और उसने कार्ल मार्क्स ने यानी क्या है पदार्थ को महत्व दिया, यानी क्या है अमूर्त नहीं मूर्त वस्तुओं को महत्व दिया, यानी उन्होंने आत्मा को नहीं बल्कि क्या है जो आत्मा है यानी विश्व आत्मा का जो हीगल का दर्शन का आधार था उसको उन्होंने कहा कि देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने पदार्थ के महत्व को स्वीकार किया। अब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की आलोचना करेंगे। अभी तक हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का अर्थ और उसकी विशेषताएं की, अब हम उसका आलोचना करेंगे। इसका हमारा क्वेश्चन बनता है द्वंद्वात्मक कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो अब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की आलोचना करेंगे। इन सारे विचारकों की यानी कार्ल मार्क्स है, होब्स है, लोक है, रूसो है, हीगल है, बेंथम है, इनकी आलोचनाएं में 3-4 पॉइंट मिलते जुलते हैं, अस्पष्ट है, अव्यावहारिक है, अतार्किक है, ये पॉइंट इनमें मिलते जुलते हैं या एक पक्षीय है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना यानी क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट, यानी पहली आलोचना का पॉइंट हमारा ये होता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट, यानी उसने समाज को केवल 2 ही वर्गों में बांट दिया, और मध्यम वर्ग जो कि यानी डॉक्टर वकील इंजीनियर जो है उस तबके को उसने छोड़ ही दिया। यानी द्वंद्वात्मक भौतिक अपने आप में नितांत अस्पष्ट और क्या है दार्शनिक मान्यता है। इसके साथ ही मार्क्स के द्वारा विवेचन नहीं किया गया और उसका कथन है कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। यद्यपि मार्क्स और एंजिल्स द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र इसका प्रमुख आधार है, लेकिन उसने कहीं पर भी इसे स्पष्ट नहीं किया गया। इसको साम्यवाद के लेखन का आधार है, लेकिन साम्यवादी दर्शन को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक दार्शनिकता इसमें अत्यधिक क्या है दार्शनिकता झलकती है, अत्यधिक दार्शनिकता झलकती है। और उसने समाज के अंत की संभावना व्यक्त की और वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना को जो आदर्श रखा उसमें क्या है अत्यधिक दार्शनिकता झलकती है। दूसरा पॉइंट हमारा है असंगतिपूर्ण धारणा। आलोचना का दूसरा पॉइंट है असंगतिपूर्ण धारणा, यानी धारणा असंगतिपूर्ण कैसे है कि उसने क्या है 2 वर्गों में संघर्ष और संघर्ष के पश्चात क्या है पूंजीपति के अंत की संभावना भी व्यक्त की। यानी क्या है यानी पूंजीपति के अंत से ही हमारा यानी इस साम्यवाद के सिद्धांत के पक्ष में हम तर्क नहीं कर सकते, बल्कि पूंजीवाद में सुधार की
भौतिकवादी दर्शन। यानी कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है या जो थ्योरी है वो अत्यधिक क्या है, भौतिकवादी है। आर्थिक तत्वों को उसने महत्व दिया है, बाकी तत्वों को उसने निकाल दिया है, यानी अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन है। मार्क्स का विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। यानी कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि जो मानवीय चेतना है, जो मनुष्य है, वो भौतिक तत्वों द्वारा, अर्थ द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। इसके साथ ही भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि है, यही मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। यानी कार्ल मार्क्स का मानना था कि भौतिक संतुष्टि ही आर्थिक संतुष्टि है और मानसिक संतुष्टि है, और उसने ये धारणा क्या है, संकुचित और त्रुटिपूर्ण है, और भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि नहीं की जा सकती। इस प्रकार यानी कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वो अत्यधिक भौतिकवादी है। और अगला पॉइंट हमारा है द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण। चौथा पॉइंट है द्वंद्वात्मक पद्धति यानी ये पॉइंट सभी में आएगा। जो सिद्धांत है ये द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, अत्यधिक दोषपूर्ण है। कैसे कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति में इतिहास एक अविरत धारा है, जिसमें न तो हमें कोई प्रथम अवस्था दिखाई देती है और न ही कोई अंतिम अवस्था, और कोई क्रांति द्वारा हुए भिन्न भिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं मानव ने विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं बताई है जो अचानक नहीं घटित हुई है। यानी क्या है, द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण कैसे है कि उन्होंने कहा है कि कोई इतिहास क्या है, एक अविरत धारा है, निरंतर चलता रहता है। हम यह नहीं कह सकते कि कोई घटना किन कारणों का परिणाम है या क्या है, दो वर्गों में संघर्ष के पश्चात हमें कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि पूंजीपति वर्ग का ही अंत होगा, ऐसे यानी हम कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो उसकी दार्शनिकता पर आधारित है और दोषपूर्ण है। और आगे हम अगला पॉइंट है द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण होने के साथ साथ क्या है, खतरनाक भी है। द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक यानी खतरनाक कैसे है कि द्वंद्वात्मक पद्धति, क्योंकि इसमें हम मानकर चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों का दास है। यानी बाहरी शक्तियां क्या होगी, यानी भौतिक जो वस्तुएं हैं, और उससे ही कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मानसिक संतुष्टि भी उससे ही मिलती है। अर्थ से इसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि हम मार्क्स के विचार को स्वीकार कर लें तो क्या है, मानवीय दर्शन और विचार में यानी नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। यानी उन्होंने क्या खतरनाक इसलिए बताई कि द्वंद्वात्मक पद्धति में उसने यानी भौतिक पदार्थों को अत्यधिक महत्व दिया, जबकि यह सत्य नहीं है, ये कल्पना से परे है। अगला पॉइंट है मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं। यानी कार्ल मार्क्स ने कहा कि द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। इसके अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर ही रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, मात्र उत्थान का नहीं, उत्थान और पतन का इतिहास रहा है। यानी क्या है, कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो द्वंद्वात्मक दर्शन है वो क्या विकास का परिणाम है, उत्थान का परिणाम है, जबकि हम यह नहीं कह सकते कि यानी इसमें क्या है, यानी द्वंद्वात्मक दर्शन में समाज का विकास ही हो, ये उत्थान और पतन दोनों ही इसके नियामक तत्व है। इस प्रकार आज हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की आलोचनाओं के पॉइंटों का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नियतिवाद का सिद्धांत।